तो गाइज़ हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बात कर लेते हैं एनएलसी या फिर आपका नॉर्दर्न कोर फील्ड में जो वैकेंसीज़ निकली हैं HEMM ऑपरेटर की, उनों के बारे में बात कर लेते हैं। जो मेन पॉइंट्स होंगे उन्हों को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। जो भी लोगों के पास में हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस नहीं है उनों के लिए वैकेंसीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस मैंडेटरीली मांग लिया गया है। तो आपके पास में जो है तो ठीक है, नहीं तो आप अभी जा सकते हैं, क्योंकि फिर आपका टाइम ही वेस्ट होगा इस पूरी वीडियो के अंदर। बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं आपको इस तरह से आगे भी सारी जो भी नोटिफिकेशन निकलते हैं उसके अपडेट्स देता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। सबसे पहले आती है शॉवेल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, सरफेस में माइनर, डोज़र, ग्रेडर, पेलोडर और क्रेन ऑपरेटर। इन सभी की पोस्ट निकली हुई है। सभी के लिए ट्रेनिंग के लिए पोस्ट निकली है, मतलब कि आप अगर फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं बेशक, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। तो आपसे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास ही मांगी गई है, इसके अलावा और कुछ नहीं मांगा गया है। अगर आपने 10th क्लास पास करी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्लस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके पास में हैवी मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है वो आपके पास में होना चाहिए। किसी भी RTO से हो, डजेंट मैटर, बट आपके पास में होना मैंडेटरी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो निकली हुई है डंपर ऑपरेटर में निकली हुई हैं 221, और टोटल वैकेंसी की बात करें जो सभी पोस्ट को मिला के हैं वो 338 वैकेंसीज़ हैं, मतलब कि 338 वैकेंसीज इसके अंदर टोटल दे दी गई हैं। अब हैवी मोटर व्हीकल का जो मैंने बोला है मैंडेटरीली आपसे मांग लिया गया है। ये किसी भी स्टेट का हो सकता है, हर एक स्टेट में बेशक ये डिफरेंट क्राइटेरिया होता है कि हैवी व्हीकल के लिए क्या क्या माना जाएगा, लेकिन अगर आपके पास में हैवी व्हीकल का लाइसेंस है तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस डेट में ये नोटिफिकेशन निकला है उस डेट तक आपका जो हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है आपके पास में होना चाहिए, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। प्लस अगर आपके पास में हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस पहले से है और वो आपको रिन्यू करवाना है, हो सकता है कि अभी रिन्यू ना हुआ हो, आप 1-2 दिनों में करवाओ। अगर आपके पास में पहले से है तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपके पास में पहले से होना चाहिए, आपका रिन्यू ही कराना है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं बेशक। उस केस में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली फ्यूचर के अंदर। लेकिन अगर आपके पास में है ही नहीं और आप सोच रहे हैं हम नया बनवा लेंगे और अप्लाई कर देते हैं, तो वैसा इसमें अलाउड नहीं करा गया है, आपको एलिजिबल नहीं होंगे उस केस में। अब जो आती है कि आपके लिए वैकेंसीज़ कितनी हैं। अब सभी पोस्ट के लिए अलग अलग जो कैटेगरी है उनों के लिए वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई है, तो आप इसमें से जाकर चेक कर सकते हैं डिफरेंट वैकेंसी जो आपके लिए एलिजिबल हो। तो आपका इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको चेक कर लीजिए अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आती है एजुकेशन में 10th क्लास आपकी वाली हुई है, लेकिन 10th क्लास में भी आपकी जो मिनिमम मार्क्स मांगे गए हैं इसमें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 55% होने चाहिए। अगर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% होने चाहिए, और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% आपके मार्क्स होने मैंडेटरी मांगे गए हैं। इससे कम आपके मार्क्स हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। प्लस अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से करा है, मतलब डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू करा है या फिर पार्ट टाइम करा है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसमें लिख दिया है शैल नॉट बी कंसीडर, मतलब कि आपको अप्लाई करने नहीं दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है ट्रांसफरेड पीरियड, पेमेंट ऑफ द पोजीशन, ये सब तो चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आ रहा है वो ये है कि आपके जो ये सभी दिए गई हुई हैं पोस्ट, इनों के जब ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा तब आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। देखो, सब पहले जब ट्रेनिंग पीरियड चलेगा एंट्री लेवल पर, तब आपको 1502 रुपीज़ दिए जाएंगे बेसिक। प्लस इसके अलावा और भी अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे, तो ये मतलब बढ़ ही जाएगा। और इसके बाद में ट्रेनिंग पीरियड कब तक होने वाला है, 3 साल का ये ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है, 3 ईयर का
एज कैटेगरी 1, तो आपको हो सकता है कि इतने टाइम तक यही जो सैलरी है इसी में काम चलाना पड़े। तो सैलरी तो बहुत ही कम है खैर इसमें जो स्टार्टिंग में है, बट जैसे ही आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे 3 साल के बाद में, तब आपको ग्रुप डी में डाला जाएगा। ग्रुप डी के अकॉर्डिंग जो भी सैलरी आपकी बनती है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उस ग्रेड में आप आ जाएंगे। प्लस जो भी आपकी जो HRA वगैरह जो भी मिलते हैं वो सारे अलाउंसेस आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे और आपको वो सभी अलाउंसेस मिलने लग जाएंगे। नीचे वाले पॉइंट में क्लियरली मेंशन है। तो शुरुआत में तो बेशक कम रहेगी, लेकिन बाद में आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। एज कितनी होनी चाहिए? एज यहाँ पर लिखी हुई है 18 से लेकर 30 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग मिलता है वो आपको मिलेगा ही, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो 18 से 30 साल की इसकी एज रख दी गई है। एज तो ठीक ठाक रखी गई है, बट प्रॉब्लम वही है कि सैलरी बहुत ही कम दे रहे हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। तो काफ़ी लोग हो सकता है कि अप्लाई ना करें, और अप्लाई करेंगे भी तो हो सकता है छोड़ दें बीच में ही। अब देखो फ़ीस, क्योंकि काफ़ी लोगों को इन्हों को कम करना है, 10th क्लास समझ के बहुत से लोग अप्लाई करने चले जाएंगे, तो उन्होंने फ़ीस अच्छी खासी रख दी है। जो अनरिजर्व कैटेगरी है और जो OBC कैटेगरी है उन्हों को फ़ीस देनी है 1000 रुपीज़, प्लस इसमें जाएगा 180 रुपीज़ जो चार्जेस हैं वो अगर ऐड कर लें तो 1180 रुपीज़ आपको फ़ीस पे करनी है। फ़ीस अच्छी खासी रख दी है इन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं अगर बात करें SC/ST कैटेगरी वालों के लिए, तो इन्हों को कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं इन्हों को फ़ीस से, मतलब कोई भी पैसा नहीं देना। या फिर अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो भी आपको कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी है। एक्शन अगेंस्ट, अगर आप कोई फ्रॉड करते हो, मिसकंडक्ट करते हो, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया ही जाएगा। हो सकता है कि आपको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाए प्रोसेस से। अब आते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर देखो आपका एक CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसके 100 मार्क्स आपके दिए जाएंगे। तो उन 100 मार्क्स में से आप जितने मार्क्स लेके आते हैं उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब जब मेरिट बना दी है, उसके बाद में क्या होगा कि आपके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, तब आपका एक फ़ाइनल मेरिट निकलेगा। और वो किसके बेस पर होगा? वो CBT के बेस पर ही होगा। इसमें आपने जितने मार्क्स लाए हैं उन लोगों के हिसाब से, प्लस अगर आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक है तो जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा इन वैकेंसीज़ के अंदर। बाकी लोगों को सेलेक्ट नहीं करा जाएगा जिनों के मार्क्स कम होंगे, या फिर अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट में आपको कुछ कमी निकली, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स। एक तो होता है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स, एक होता है कि आपके जो मेरिट निकल रही है, कट ऑफ मार्क्स जो होते हैं। तो देखो, जो जनरल कैटेगरी है अनरिजर्व के लिए, उसके लिए 50 मार्क्स आने ज़रूरी है 100 में से। SC/ST के लिए 40 मार्क्स आने ज़रूरी हैं 100 में से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है, कभी भी कट ऑफ मार्क्स पे मेरिट नहीं जाती, मेरिट काफ़ी हाई जाती है। तो इसमें भी हो सकता है मेरिट हाई जाए। ये केवल और केवल मिनिमम मार्क्स हैं, इससे कम अगर आपके आए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपके 50 मार्क्स आ गए तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कट ऑफ मार्क्स काफ़ी हाई जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं कि जो रिज़ल्ट होने वाला है, विल बी पब्लिश्ड ऑन द NSE साइट, मतलब एक साइट के ऊपर रिज़ल्ट वगैरह पब्लिश कर दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें हैं। अब जो इम्पोर्टेंट डेट्स आती हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप कब से अप्लाई कर सकते हैं? 9/8/2023 जो कि निकल चुका है, आप तब से अप्लाई कर सकते हैं। 31/8/2023 तक आप अप्लाई कर पाएंगे, रात को 12 बजे तक। फ़ीस आप पे कर पाएंगे सेम डे ही। अभी इसमें एडमिट कार्ड वगैरह का कभी नहीं आया, जो रिज़ल्ट आएगा वो भी नहीं बताया, और एग्ज़ाम कब होगा ये भी नहीं बताया। तो मतलब अब ये तीनों चीज़ बाद में आपको अपडेट करी जाएंगे। आपको साइट के ऊपर कंटिन्यूसली चेक करते हुए रहना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो NLC है उसका डिसीजन ही फाइनल माना जाएगा। जो उन्होंने बोल दिया वही चीज़ फाइनल आपको माननी पड़ेगी। अब आते हैं कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस होने वाला है वो क्या होगा। तो सिलेबस देखो, आपके पास में 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं यहाँ पर। 3 में से देखो, एक में होने वाला है एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए आपको किस चीज़ की, मतलब मोटा मोटी जिसे कहते हैं एलिमेंट्री का मतलब किस चीज़ की होनी चाहिए आपको?
फंक्शन ऑफ द इंजन होने चाहिए, ब्रेक सिस्टम का नॉलेज होनी चाहिए, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन, क्लच एटसेट्रा विच इज़ ड्राइविंग, मतलब जो भी ड्राइविंग के लिए आपको मैंडेटरी चीज़ें चाहिए होती हैं उन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरे सब्जेक्ट में क्या दे दिया गया है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें आता है करंट अफेयर्स आता है, मेंटल एबिलिटी आती है, रीजनिंग आती है, अवेयरनेस ऑफ द ट्रैफिक रूल्स आते हैं, आपको ऑब्वियस सी बात है ट्रैफिक रूल्स तो आने ही चाहिए, एमिशन स्टैंडर्ड आने चाहिए आपको, ड्राइविंग रूल्स आने चाहिए, सेफ्टी रूल्स आने चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको आनी मैंडेटरी है। इसके बाद में जो थर्ड चीज़ निकल कर आती है वो आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड मतलब 10th स्टैंडर्ड तक का जो भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन है वो सभी आपको आना चाहिए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ये तो फिज़िक्स का हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ट्रायंगल रिलेटेड प्रॉब्लम, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉब्लम्स होती है, हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स होती है, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सभी आना चाहिए। सिंपल एंड कंपाउंडेड इंटरेस्ट आने चाहिए आपको। ये सभी सिलेबस में होने वाला है, मतलब कि बेसिक जो चीज़ें हैं उनों का सबके आपको नॉलेज होनी चाहिए। इनों से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आपको जैसे कि मैंने बता दिया वो होंगे, और इसी के बेसिस पर आपकी जो मेरिट है वो फाइनलाइज करी जाएगी। तो ये कुछ अपडेट्स थी अबाउट द नोटिफिकेशन। मैंने शायद सब कुछ ही ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट अपडेट के साथ में। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक जरूर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।